चैनल उर्दू से प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेकर हाजिर हैं। मेरा नाम राजा मोहम्मद अली है, मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हमारे मेहमान राशिद ख़ान हैं हमारे साथ मौजूद इस्लाम चैनल पर। आज का जो टॉपिक हम आपकी खिदमत में लिए हाज़िर हुए हैं वो कोविड से मुतल्लिक है। कोविड-19 जो कि स्टिल चल रहा है और अभी तक लोगों को मुतासिर कर रहा है, ऑल्दो कि वैक्सीनेशंस होने के बावजूद कुछ नए वेरिएंट्स आ गए हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट स्टिल एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में और स्टिल जो है वो कंडीशन डिटोरिएट हो रही है। हम बात करेंगे आज के फ़िज़ियोथेरेपी का और अदर प्रोफेशंस का क्या रोल है। हम ये बात करेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी जो हमने पेशेंट्स अभी तक देखे हैं उनके लिए हमने रिहैब प्लान कैसे मुरतब किया है, हम ये बात करने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन तक जो अभी तक की रिसर्च है, चूँकि ये एक नया पेंडेमिक है, एक नई बीमारी जो है वो पूरी दुनिया को लपेट में लिया है, जिसने उसके बाद जो आफ्टरमाथ हैं, जो पोस्ट हॉस्पिटलाइज और पोस्ट कोविड पॉजिटिव के जो असरात हैं, उनकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं इनफरादी इंडिविजुअल की ज़िंदगी के अंदर और ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर उसके क्या इम्पेक्ट्स हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप या आपका कोई अजीज़ और क़ारिब इससे मुतासिर हुआ हो और वो अभी तक सफ़र कर रहे हों तो आप हमें सवाल करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को लेकर उसका सही हासिल जवाब दे सकें। तो अस्सलाम वालेकुम राशिद ख़ान, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और क्लिनिक्स में ये देख रहे हैं कि चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद में कोविड के मुतासरीन जो है हॉस्पिटलाइज हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी में भी क्वारंटीन किया है, तो उसका जो पोस्ट इफ़ेक्ट है, जो आफ्टर माथ है, वो बहुत ही सीवियर है इन सम केसेस। मैंने अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो जर्नलाइज एक के साथ आए हैं, बैलेंस इश्यूज़ हैं, मसल्स की वीकनेस है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, स्पीच की स्वालोइंग की प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच राजा मोहम्मद अली। मैं इस्लाम चैनल का और राजा मोहम्मद अली का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का और इस पर बात करने का। ये आपको पता है कि कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया में एक इस पर बात हो रही है और इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के हवाले से बात चल रही है। तो आज का जो हमने मौजू मेरे ख़्याल से जो चूज़ किया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पोस्ट कोविड की रिहेबिलिटेशन, अगर आपको कोरोना हो गया है और उसके बाद आपने करने कौन से ऐसे स्टेप हैं जो करेंगे तो आप ताकि अपनी बेस लाइन पे वापस आ सकें। तो डेफिनेटली दिस इज़ जो भी कोविड पोस्ट कोविड हैं सिम्टम्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आपके जो लंग्स में एक आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है और आपको आपके जो मसल्स हैं वो वीकनेस हो सकती है, आप फटीग बहुत जल्दी कर जाते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो डेली फंक्शंस हैं आप वो नहीं कर पा रहे होते हैं। इसकी वजह से उनकी रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो आपकी सेहत पर, आपकी ज़िंदगी पर और आपकी दीगर चीज़ों पे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन सुनने वाले हैं उनको चाहिए कि अगर उनको या उनके किसी रिश्तेदार को कोविड हुआ है और उसके बाद वो रिकवर करने में मुश्किल हो रहे हैं तो वो हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि हम उनके सवालात के जवाब भी दे सकें और हम अपने नाज़रीन को इस हवाले से एजुकेट करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत शुक्रिया राशिद ख़ान। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, हमारी लाइन इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद लाइव हो जाएंगी। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम स्काई 755 और वर्जन 839 पर लाइव हैं। आप फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप हमें अपने सवालों से जो है वो हम पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त तक की रिसर्च है और जो WHO और NHS इंग्लैंड और दूसरी मुस्तनद इदारों की तरफ से जो फाइंडिंग्स आई हैं या जो अभी तक की पोजीशंस क्लियर हुई है, हम उसको लेकर आपको जवाब दे सकें। हम ये बताना जब प्रोग्राम के शुरू में हमने बताने की कोशिश की कि देखें 2 फेजेस पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक वो जब कोविड हुआ और उसके बाद आप घर पे ही रहे, क्वारंटीन रहे, 10 दिन रहे, 14 दिन रहे और इसके अलावा आप हो सकता है लंबा टाइम भी 2, 4 से 5 हफ्ते भी रहे हों।
उस दौरान जो आपके मस्कुलर वेस्टेज हुई, जो आपके मसल्स जो वीक हुए, या जॉइंट की मूवमेंट जिससे रिड्यूस हुई, आपकी ब्रीदिंग, रिस्पिरेटरी के जो फंक्शन में जो प्रॉब्लम हुई, उस पर हम डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ जो मैं अभी ऑब्ज़र्व की राशिद ख़ान, वो ये थी कि आप इस पर भी रोशनी डालिएगा कि पेशेंट आए हमारे पास और उन्होंने बताया कि मुझे वेंटिलेटर पर जाना पड़ा अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सीवियरिटी इन कोविड, एंड ही स्पेंड अबाउट 4 वीक्स देयर। उसके बाद जब वो घर आए और रिकवर होके कुछ टाइम उन्होंने वार्ड में सर्व किया, उसके बाद जब वो घर आए तो उनकी स्पीच जो है वो बहुत मुतासिर हुई थी। तो इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद फिर हम मसल्स की और जॉइंट की मोबिलाइजेशन पे बात करेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। सबसे पहले मैंने जो अपने उससे इसको डिस्क्राइब किया है कि जब भी हम पोस्ट कोविड लोग होते हैं, उनको 4 प्रॉब्लम हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ब्रेथलेसनेस होगी उनको, एक प्रॉब्लम ये होगा, नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है उनको कि जो वो डेली एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो डेली एक्टिविटी वो रेगुलर नहीं कर पा रहे होंगे, उनकी डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा। तीसरी एक और काम हो सकता है कि उनकी, क्योंकि अभी तक एयरवे क्लियर नहीं हुआ है, उनके लंग्स पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, तो उनको कफ होती रहे, हो सकता है टाइम टू टाइम कफ होती रहे, जिसकी वजह से एक उनके इफेक्ट पड़ेगा। और नंबर चौथी चीज़ जो है वो फटीग बहुत जल्दी करेंगे, बार बार वो टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल भी काम करते हुए उनको फटीग हो रही होगी। तो इस पर फिर हम ब्रेथलेसनेस पे कर लेते हैं कि क्यों ब्रेथलेसनेस हो रही होती है, ताकि हमारे नाजरीन को इस हवाले से आगे ही हो सके। एक कॉलर है हमारे साथ, हम कॉल ले लेते हैं, उसके बाद मजीद इस पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप होने आ रहे हैं? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मुझे ना 3 हफ्ते पहले ना मेरे खांसी और गला सख्त खराब था, तो मेरी बहुत ज्यादा तकलीफ रही है। तो मैं फिर हॉस्पिटल गई, तो उन्होंने ना मुझे एंटीबायोटिक दी, 7 दिन खैर वो खाई, लेकिन बहुत तकलीफ रही है। तो लेकिन अभी तक ना खांसी ठीक नहीं हो रही। मैं वो मिक्सचर भी ली है और भी जो कुछ कर सकते हैं ना किया है, लेकिन ठीक नहीं हो रही। अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा कि कोविड तो पॉजिटिव नहीं हुआ था आपको जी, या? वो नेगेटिव है, वो बिल्कुल मेरा वो नहीं मसला। अच्छा, और ये फर्स्ट टाइम आपको जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन हुआ या अपर ट्रैकिया? ये नहीं, पहली दफा तो नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी 1.25 साल पहले भी हुआ था। मैं पाकिस्तान में थी तो उधर हुआ था, ऐसे ही उधर हुआ है। तो इसी तरह अब 3 हफ्ते हो गए तकरीबन। तो अच्छा। शहद भी खाया है, हर किस्म का तरीका इस्तेमाल किया है, मिक्सचर, टैबलेट, वो सोडा फैट वो भी खाई है, और एक नाक ही बेहतर है, लेकिन वो तो जरा थोड़ा बेहतर है, लेकिन खांसी नहीं जा रही। एंटीबायोटिक का आपने कोर्स मुकम्मल कर लिया है उसका? मुकम्मल किया है, 7 दिन किया है। पहले तो बहुत ही हालत खराब थी, उसके बाद थोड़ी सी ना जरा नरमी आई उसमें, लेकिन खांसी अभी भी बहुत आती है। जी, अभी आप बात कर रही हैं, माशाल्लाह आपने एक लंबे सेंटेंस लिए हैं और कम खांसी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतर होगी। अगर आपको लगे कि प्रोडक्टिव कफ है, उसमें से कुछ रेशा बाहर आ रहा है, या आपको लगे कि सीना जो है वो आपका उसमें कोई आवाज़ आ रही है सिक्रेशन वगैरह की, तो प्लीज़ दोबारा डॉक्टर से रुजू कीजिएगा, चेस्ट एक्सरे हो जाए आपका, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो एक कोर्स एंटीबायोटिक का शायद और करना पड़े। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रही हैं। वो क्या कहते हैं कि इट इज़ ईजी टू डिस्ट्रॉय बट हार्ड टू बिल्ड। जी, अभी भी आती है आवाज़, और वो बलगम भी थोड़ी आप निकल रही है, तो लेकिन खांसी बहुत ज्यादा है। आपको सांस लेने में मुश्किल तो नहीं? दोबारा एक दफा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी, आप दोबारा जा सकती हैं, और दोबारा जाके जो है वो चाहें तो एक एक्सरे करवा लें प्लीज, और देख लेंगे। मैं गई हूँ ना, उन्होंने सारा चेकअप किया है। जी, अल्लाह ताला आसानी करे। आप प्रोग्राम देखते रहे, हम इस पे ना रिस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस के ऊपर भी बात करेंगे, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होंगी। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि स्पेसिफ़िकली जो कोविड के सिम्टम्स थे, या उसके बाद जो कोविड के अफेक्टीज़ थे, उसके बाद जो उनकी लाइफ की चीज़ों को मुतासिर किया, जिस तरह से फटीग के हवाले से और जनरल बॉडी में दर्द के हवाले से, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम के हवाले से, तो हम उस पर बात करें। आप प्रोग्राम देखते रहें, इंशाल्लाह हम रिस्पिरेटरी की ब्रीदिंग की टेक्निक्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए भी मुफीद होंगी। जज़ाकल्लाह खैर। कोई और कॉलर नहीं? अच्छा, उसमें देखें एक जो चीज़ ये थी कि पोस्ट एग्जिबिशन जो
डिस्फेजिया है, जो जब आप एंडोट्रिक्यूल ट्यूब पास करते हैं और उसके बाद जब वो रहती है एंडोट्रिक्यूल ट्यूब वहाँ पर आपके ट्रिकिया में कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, और उसके बाद वेंटिलेटर पे रहते हैं, तो उससे जो आपकी बोलने की जो सलाहियत है वो उस पर फ़र्क आता है। तो जब बोलने की सलाहियत फ़र्क आता है तो फिर आपकी स्वॉलोइंग करने की कंडीशन में भी जो मुतासिर होती है। जब आप स्वॉलोइंग करने की कंडीशन ऑब्वियसली मुतासिर होती है तो बॉडी का जो खुराक है, जो खाना है, वो उस तरह से आप ले नहीं रहे होते हैं। जो डाइट इंटेक नहीं कर रहे होते हैं तो वीकनेस ऑटोमेटिकली वैसी आती है। आप एक तो एक बीमारी गुजार के आए, उसके बाद आपको अगर वेंटिलेटर पे रहे तो वो एंडोट्रिक्यूल ट्यूब की वजह से डिस्फेजिया हो गया और उसके बाद रिस्पिरेटरी का प्रॉब्लम चला और फिर आप उसकी वजह से खाना नहीं खा पा रहे, तो ये एक लिंकेज है उसके बाद। और इसके अलावा आपने ये नोट किया होगा कि देखें, हॉस्पिटलाइज आप जब हुए तो ऑब्वियसली आप फिज़िकली एक्टिव तो थे ही नहीं, और बहुत सारे एक पेशेंट मेरे पास ऐसे आए कि वो ये बताने लगे कि मैं कोई 3 माह इन एंड आउट हॉस्पिटल करता रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं वापस आके वॉक करने लगा हूँ तो लिटरली मुझे तकलीफ़ होने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वॉक करूँ कैसे। मैं ये भी भूलता जा रहा था और मेरी जो कदम थे वो बैलेंस ठीक नहीं था, वो पूरा जो है ना वो एटैक्सिक था बैलेंस मेरा, और मैं पुअर बैलेंस में था। तो हम इस पर तफसील से कोशिश करेंगे कि रोशनी डालें। आज का ये प्रोग्राम हम चाहेंगे कि कोविड के सिम्टम्स को, उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को, और अगर घर पे जब वो रिहैब आते हैं तो रिहैब का प्रोसेस कैसा है उस पर बात की जाए। जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी सिस्टर ने जो सवाल पूछा था इस हवाले से, ये भी एक अहम चीज़ है कि क्योंकि अगर उनको अगर एंटीबायोटिक दी थी तो इसका मतलब ये होगा कि उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक पे गई थी। और अभी तक अगर उनको परसिस्टेंट कफ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उनके जो लंग्स हैं वो थोड़े से डैमेज हुए हों, लाइटली माइल्ड डैमेज हुए हों, जिसकी वजह से उनका एयरवे क्लियर नहीं हो पा रहा है और वो बार बार सिग्नल भेज रहा है। कफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके लंग्स में या एयरवेज में है, अगर वो ख़त्म नहीं हो रही है। इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर देखा गया होगा कि बहुत ज़्यादा कफ सिरप इसलिए नहीं दी जाती कि अगर कोई इंडिकेशन आ रही हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए रात दिन कि उसको दबाया जाए। तो ये एक वजह होती है। तो और यह हम जानते हैं आप और अच्छी तरह इस हवाले से कि जब भी कोविड होगा या फिर चेस्ट इन्फेक्शन होगा, आपके लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लंग्स के ऊपर एक लेयर से आ जाती है जिसको हम लंग फाइब्रोसिस भी कहते हैं। टेम्परेली भी आ सकती है और वो लॉन्ग टर्म भी आ सकती है, और थिक लेयर हो जाती है। और लंग्स का काम ये है कि हमारे फेफड़े जो हैं फूलते हैं और दबते हैं, ज़ाहिर बात एक्सपेंड होते हैं। तो जब उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है फाइब्रोसिस की वजह से, उसकी वजह से उनको एक्सपेंड होने में मुश्किल हो रही होती है, हमें सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। उसकी वजह से जो हमारे लंग्स पे इरिटेशन आती है, जो डैमेज होता है, वो इरिटेशन बार बार हमारे एयरवेज में सिग्नल भेजती है और सिग्नल की वजह से हमें खांसी हो रही होती है। तो उन जो हमारी कॉलर थी उनके लिए यही एडवाइस है कि एक तो अपना सैचुरेशन टेस्ट देखें कि आपका ऑक्सीजन लेने में आपका ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरी चीज़ को जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, कि आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ड्रॉप हो रहा है। ऑक्सीजन अगर लेवल ड्रॉप हो रहा है, जो कि नॉर्मल इंसान का 95, 96 से लेकर 99, 100% तक होता है, और या अगर आपका नॉर्मल बेसलाइन 94 है और उससे 4% ड्रॉप हो रहा है, तो अगर आपको बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आपके ब्लड को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी हाइपोक्सिया में जा सकती है। हाइपोक्सिया की वजह से भी ये प्रॉब्लम ब्रेथनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और आपको खांसी हो रही होगी। तो उनके लिए यही एडवाइस है कि सबसे पहले अपना एक ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपने दूसरी बात बताई कि चेस्ट का एक्सरे, ताकि पता चले कि अभी तक इन्फेक्शन या कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। और तीसरी बात ये कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम बहुत अर्ली चले जाते हैं, कई बार वो साइन एंड सिम्टम्स नहीं डायग्नोस हो पाते हैं। तो अगर उन्होंने 3 वीक पहले करवाया था या 4 वीक पहले वो टेस्ट करवाया था, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनकी खांसी खत्म नहीं हो रही तो उनको चाहिए कि एक दफ़ा दोबारा, ताकि इसकी प्रिवेंशन की जा सके और इसकी ट्रीटमेंट की जा सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी तरफ आपने जो है वो तवज्जो दिलाई और डिटेल से समझाया। हम कोविड को हम दोबारा से देखते हैं तो वो उसमें एक चीज़ और भी नज़र आई है कि वो लंग्स को तो मुतासिर करते ही है, लेकिन और बॉडी के ऑर्गन्स को भी मुतासिर किया है उसने। बॉडी में क्लॉट्स आए हैं और ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं कि जो जनरल बॉडी एक हुआ है, ऐसा पेशेंट्स भी आए हैं कि वो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। तो इन चीज़ों को आप देखें, अगर मैं समझता हूँ कि अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी थी और कोविड ने अनफॉर्चुनेटली अटैक कर दिया है, तो वो अंडरलाइन पैथोलॉजी
वो सीवियर हो गई और उसकी वजह से आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शनल और था एबिलिटीज़ वो रिड्यूस हो गई, इम्यून सिस्टम पर आपके जो है ना वो गहरा असर पड़ा, उसकी वजह से आप जो है वो डिक्लाइन की तरफ गए। वेट लॉस एक बहुत बड़ा अमल है उसकी वजह से। जब वेट लॉस हो गया तो आप ऑब्वियसली मस्कुलर ट्रॉफी हो गई है और वीकनेस की वजह से, मस्कुलर वीकनेस की वजह से भी आपके बैलेंस के इश्यूज हुए। अच्छा, स्टार्ट से हम बात करते हैं, अगर लेट्स से बहुत माइल्ड अटैक था कोविड का और पेशेंट जो है वो आइसोलेशन में है, शील्डिंग कर रहे हैं, घर पे हैं, तो उसको फिजियोथेरेपी, उसकी हम फिजियोथेरेपी के हवाले से क्या बात कर सकते हैं जो मैं अभी तक देख सका हूँ एविडेंस बेस के हवाले से, उसमें ये है कि देखें माइल्ड आप जो है वो एक्टिविटीज़ को जारी रखें, कोशिश करें कि आइसोमेट्रिक थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कॉन्ट्रैक्चर्स को करते रहें। आप अगर ऐसा लग रहा हो कि उससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप कम कर दें, इंटेंसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करें, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ चीज़ं को कर रहे हों डेली एक्टिविटीज़ में। अगर खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और हॉस्पिटल में हैं, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, वो आपको चेस्ट फिजियो, आपको जनरल मोबिलाइजेशन या बेड एक्सरसाइजेज हैं बहुत सारी जो आप विदाउट वेट बेयरिंग भी जो है वो कर सकते हैं, तो वो आपको एडवाइस करेंगे। अच्छा, इसमें गेट री एजुकेशन का भी एक रोल है, उसमें थोड़ी सी बात करते हैं राशिद खान। बिल्कुल ज़रूर। उससे पहले राजा साहब, मैं समझता हूँ कि इस पर हमें लाजमी कि मसल वीकनेस होती क्यों है। अगर आप आईसीयू में भी नहीं रहे और हॉस्पिटल में भी नहीं रहे और आपको वीकनेस, आपके मसल्स वीक क्यों हो रहे हैं, आप लगता है आपके अंदर ताकत ही नहीं है, आप फटीक हो रहे हैं, आप टायर्ड हैं, आप जो नॉर्मल रूटीन कर सकते थे वो भी नहीं कर सकते, आप लेटना, बैठना, खड़े होना, थोड़ा सा चलना, घर के अंदर भी मुश्किल हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि दो वजूहत हैं। जिस तरह आपने एक बात बहुत अच्छी तरह बताई कि अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप जब कोविड पॉजिटिव था तो आप बहुत सारी एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, तो वो डीकंडीशनिंग हो जाती है कि आपके मसल जो हैं लेटे लेटे बैठे बैठे वीक हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात जो मैंने थोड़ी सी देर पहले बताई थी कि जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल मिकदार, एक मखसूस मिकदार होनी चाहिए जो 96 से 100% तक होती है, नॉर्मली 95 से 100% तक भी होती है कुछ लोगों के लिए। तो अगर वो उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो आपके जिस्म मसल्स में, क्योंकि हर वक्त सर्कुलेशन हो रही है, तो उस पर इफेक्ट करती है। इसी वजह से फिर कभी कभार वो ना मूवमेंट की होने की वजह से डीवीटी का प्रॉब्लम होता है। आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को वीकनेस हो गई है, डीवीटी हो गया है और उसकी वजह से उनको अटैक हो सकता है, दीगर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ का हमें ध्यान में हो। और उसके बाद फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का, गेटवे का, जिस तरह आपने बताया कि पूरा एक गेटवे है कि उनको किस किस तरफ रेफर किया जा सकता है। अगर आप कोरोना हुआ है आपको, चाहे आपको घर में रहे, आप आइसोलेशन में रहे या हॉस्पिटल में रहे या आईसीयू में रहे, उसके लिए वो प्लान करेंगे कि आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। नंबर एक चीज़, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलिंग में, आपको बोलने में थोड़ी सी आपकी स्पीच स्लर्ड हो गई है, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट को रेफर कर सकते हैं, ताकि वो आपकी असेस करेगी आपके लिप्स की मूवमेंट, आपकी स्वेलिंग, आपको पानी पिला के देखेंगे, आपको पूरी वाली कोई चीज़, ऐसी पतली सी चीज़ पिला के देखेंगे, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, और आपके थ्रोट की और आपकी टंग की असेसमेंट करेंगे। सेकंड, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र करेंगे ताकि वो आपकी ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को इम्प्रूव कर सके और मसल स्ट्रेंथनिंग करवा सके। और थर्ड चीज़, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को रेफ़र करेंगे। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने घर के अंदर नॉर्मल एक्टिविटीज़ को करने में, या हॉस्पिटल से घर जाने से पहले आप समझते हैं कि मैं घर पे मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को रेफ़र किया जाएगा ताकि वो आपके सारी अरेंजमेंट कर सके। जो इक्विपमेंट चाहिए आपको, सेकंड हैंड रेल चाहिए, चेयर को रेज करना है, टॉयलेट को रेज करना है, वो सारी असेसमेंट हो सकेंगी। उसमें एक बहुत अच्छी बात आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल जो बताया आपने, बहुत सारे नाजरीन हमें मिक्सअप कर जाते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट एक ही तरह का ही काम कर रहे होते हैं। ऑल दो के नेचर तो बात एक ही है कि आपको एम्पावर करना है, फंक्शनली जो एबल करना है, और कोशिश करनी है कि जो उस वक्त से पहले आप कर रहे थे, उस बीमारी से पहले, वो आप दोबारा से कर सकें। या अगर आप एक एल्डरली के उसमें हैं, एज में हैं, तो आप जो पहले कर रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं फॉर सो एनी रीज़न, कि अगर बीमार हो गए हैं, रिगार्डलेस के कोविड हुआ है और भी तरह की बीमारी हो चुकी है, तो कोविड वो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी जो है वो ऑक्यूपेशन, डेली एक्टिविटीज़ को आप किस तरह से दोबारा जो है वो कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं, उसमें मज़ीद बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप ऑन एयर हैं जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पूछना था कि मेरे फादर हैं, उन्हें है और उन्हें
सॉरी आपकी आवाज़ सिस्टर हो कुछ रही है, वो इनहेलर यूज करते हैं। आवाज़ नहीं हेलो? आ रही। जी आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा प्लीज़, या रिसेप्शन का इशू है जी, दोबारा बताइएगा क्या फरमा रही हैं आप? मेरे फादर जो हैं उन्हें एस्मा है और उन्हें चेस्ट पेन्स हो रही हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है, वो इनहेलर भी यूज करते हैं, उन्हें कोविड नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अस्पताल जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? चेस्ट पेन कब से हो रही है उनको? जी, चेस्ट पेन कब से है उनको? अभी वो होना शुरू हुआ है या पहले से उनको एक प्रॉब्लम है कि चेस्ट पहले भी पेन? हो चुके हैं उन्हें चेस्ट पेन्स, और अब उन्हें कल परसों से बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है ना, तो दिस सांस लेने में मुश्किल हो रही है। सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ठीक है। देखिए उसमें एक दो चीज़ें जहन में रखें। अगर तो चेस्ट पेन ऐसा है जो बैंड को टाइट करने की तरह फील हो रहा है, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, एम्बुलेंस कॉल करनी चाहिए और हॉस्पिटल जाना चाहिए। इट कुड बी ड्यू टू सम हार्ट कंडीशन। अगर दर्द थोड़ा सा ऊपर जा रहा है शोल्डर की तरफ या गर्दन की तरफ, तो भी आपको देर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ये कि आप अगर वो नॉन COPD के पेशेंट हैं या एस्थमेटिक हैं, तो भी आपको जो है वो उनको देखना चाहिए कि वो इस वक्त क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो प्लीज़ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और प्लीज़ हॉस्पिटल एम्बुलेंस कॉल करके हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए उन्हें। एक मशवरा और दूंगा मैं आपको, वो ये है कि कोशिश करें कि डेफिनेटली अगर उनको चेस्ट में पेन हो रहा है तो दिस इज़ एमरजेंसी, आपको लाजमी उनको दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन 2-3 वजूहत और भी हो सकती हैं। कभी कभार पेशेंट रियलाइज़ नहीं करता कि उसके स्टमक का पेन हो रहा होता है या अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा होता है, जिसको चेस्ट पेन भी समझ रहा होता है। तो अगर उनका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो आप उसकी तरफ भी देख सकती हैं। और सेकंड थिंग, जब भी मैं समझता हूँ COPD या पोस्ट कोविड पेशेंट, जो भी इस तरह के पेशेंट हों, उनको चाहिए कि अपनी ऑक्सीजन लेवल भी लाजमी चेक करते रहें कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है तो डेफिनेटली दिस इज़ एमरजेंसी, आपको चाहिए कि एम्बुलेंस कॉल करें और उनको हॉस्पिटल ले जाके चेक करें, या एम्बुलेंस वाले जो सर्विसेज हैं वो घर पे आके उनको चेक कर सकती हैं। उसके बाद फिर दीगर चीज़ों पे देखा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। ये एक एक्सेप्शनल, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अपर एब्डोमेन पेन होता है, वो क्योंकि अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है और वो समझ रहे होते हैं कि वो शायद चेस्ट पेन है, तो अगर एम्बुलेंस ने चेक कर लिया है, अगर वो कंफर्म हो गया है कि चेस्ट पेन नहीं था और हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, तो उनको इस हवाले से भी देख लेना चाहिए कि कहीं गैस्ट्रिक का पेन तो नहीं है जो कि फील हो रहा है चेस्ट में पेन। वो सिस्टर कह रही थी कि वो COPD इनहेलर भी है। इस्तेमाल करते हाँ, हैं, तो नॉन रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो अभी गैस पेन है कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको ज़रूर जो है वो दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। अच्छा, उसमें एक दो चीज़ें और ये देखें कि अच्छा हम कब ये बात जो है वो फाइनलाइज करेंगे रीअसेस करके पेशेंट के लिए कि यू आर नाउ फुली रिकवर्ड और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को दोबारा से जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं। इस सवाल को लेकर देखें, एक बहुत बड़ा एक इशू जब हॉस्पिटल से वापस आने के बाद ये रहता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना पेशेंट का, वो बहुत नीचे चला जाता है। वो ये बार बार अपने आप को रियलाइज़ करवा रहा होता है कि मुझे अभी भी प्रॉब्लम है, या अंदर जो इंसानी एक जिबिल्लत में है कि वो परेशान रहता है कि कहीं कुछ कर रहा हूँगा तो उसका कोई गलत इम्पैक्ट ना हो जाए। तो इस सूरत हाल में जो प्रोफेशनल्स हैं ना, उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो इस चीज़ को असेस करते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट घर आते हैं, आपके पास आके आपको असेस करते हैं, आप जैसे आपने सैचुरेशन लेवल की बात की है, इसके अलावा मसल्स की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बैलेंस को देख लेते हैं, आपकी मोबिलिटी चेक करते हैं, गेट कोऑर्डिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि नहीं, यू आर माशाल्लाह रिकवर्ड, सो यू कैन स्टार्ट योर नॉर्मल एक्टिविटीज़ एज यू यूज्ड टू बी प्रायर टू द कोविड। अगर कोई पेशेंट या कोई इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सूरत में हम क्या बात कर सकते हैं? इसमें कोई थोड़ी सी एडवाइस हम देते हैं ताकि जो हमारे सारिफीन हैं वो ये देख सकें, नाजरीन के हम बहुत अच्छा क्या उसको हम किस तरह से जो है वो अकोमोडेट करें। रादर NHS की तो काफ़ी लंबी लिस्ट होगी। जी बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छी बात की आपने। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग असल में देखें,
आपको पता है कि डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन यूके एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंड वन ऑफ द पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम है उनमें एक ये भी कि बहुत सारे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं उसके बाद वो उसमें चले जा रहे हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन में। मैं क्योंकि काम 2 मुख्तलिफ जगहों पे करता हूँ, एक क्लिनिक्स भी करता हूँ और मैं कम्युनिटी में भी करता हूँ, तो कम्युनिटी में ऐसे पेशेंट हैं जो उसमें चले जाते हैं डिप्रेशन में और एंजाइटी में। हम तो एक इसकी वजह छोटे जी से बिल्कुल। कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल, वापस आके हम दोबारा जी, दोबारा ज़रूर। स्टे ट्यून, वी विल राइट बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। इस्लाम चैनल उर्दू से हम सेहत ज़िंदगी के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कोविड के जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद यूके में और ऑल अराउंड द वर्ल्ड मुतासिर हुई है कोविड से, और उसका नतीजा ये निकला है कि जो प्री कोविड की जो एक्टिविटीज़ थी उसको अब जो इंडिविजुअल है वो करने से बहुत कासिर हैं और उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है कोविड की एक सिम्टम्स ने या कोविड ने। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मुख्तसर से टाइम में हम रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को, हम जनरल फंक्शनल प्रॉब्लम्स को, मस्कुलर वीकनेस को, बैलेंस के इश्यूज़ को, मोबिलिटी के इश्यूज़ को लेकर कुछ बात करें। इसमें 2-3 चीज़ें हम पहले वजाहत कर चुके हैं कि हमारी जो राय होती है वो एक अमूमी और जनरल राय होती है जो कि हम एविडेंस बेस पर लेकर कोशिश करते हैं बात करें। लेकिन अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को कोविड के सिम्टम्स हों या रिस्पिरेटरी का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, सांस लेने का मसला हो या चेस्ट में पेन हो, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें फ़ौरन। और अगर खुदा न खास्ता चेस्ट का जो पेन है वो टाइट कर रहा है आपको चेस्ट को, या लेफ़्ट साइड पे पेन ज़्यादा है और वो हाथ के बाजू की तरफ जाता है, तो प्लीज़ एम्बुलेंस कॉल करें और आप उस पूरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जानकारी लें, इससे पहले कि कोई जो है वो सीवियर किस्म का प्रॉब्लम आपकी लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ आ जाए। हम वक्फे पर जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि जो कोविड की वजह से पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं। देखें, एक बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा भी था हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, उसमें उसकी उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट हुए हम उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, हम कॉल ले लेते हैं, उसमें मज़ीद बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज मैं ना गलासपुर से बोल रही हूँ। मुझे ये मसला है कि मेरे पिते में ना पथरी है। अच्छा जी, जिसकी वजह से मुझे बाज़ दफ़ा इतनी पेन होती है कि वोमिटिंग भी होती है, क्या वोमिटिंग और मोशन वगैरह बहुत पेन होती है। तो इसका पेट के अलावा और कोई नहीं हाल इसका है हो सकता? सिस्टर, आपने किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है? आपने किसी से अभी तक मशवरा किया है? कहीं नेफ्रोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट के पास गई हैं? कहीं डॉक्टर ने भेजा है आपको? मेरी अभी ना मेरी अपॉइंटमेंट नहीं उनके पास आई नहीं है अपॉइंटमेंट उससे। जी, प्लीज जाएं वहाँ पे। मैं पाकिस्तान गई थी, उधर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, उधर से मुझे पता चला कि पिते में पथरी है। अच्छा, देखिए, मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन यहाँ करवा लें। यहाँ जैसे अल्ट्रासाउंड है, इसके अलावा एक कंसल्टेंट से मुकम्मल कंसल्टेशन कर लें, उसके बाद आप इसको जो है वो फाइनलाइज़ कीजिएगा। अभी हम आप ऑब्वियसली इस पोजीशन में नहीं है कि आपको कोई हतमी बात बता सकें। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से मुतासिर अफराद के लिए एक रीहैब प्लान जो है वो उस पर बात की जाए और वो किस तरह हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम ये मालूमात देने की कोशिश कर रहे हैं। हम नाजरीन को फिर याद करा दें कि आज का ये प्रोग्राम इस्लाम चैनल उर्दू पर सेहत ज़िंदगी के साथ हम कोरोना के पोस्ट कोरोना के जो अफेक्ट हैं उसमें रिहैबिलिटेशन का जो रोल है उसके लिए आगाही का ये प्रोग्राम है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि प्रिसाइजली हम सिर्फ कोरोना पर ही बात कर रहे हों,
ताकि हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं वो इसको कोरोना की जो आफ्टरमाथ है उसको लेके उनके लिए जो है वो ये यूज़फुल प्रोग्राम हो। बहुत शुक्रिया जी। नासिर खान, हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसके जो रिहैब प्लान है, तो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यंग पेशेंट हैं, यंग इंडिविजुअल हैं और आप को कोरोना हुआ है, तो उसके बाद आपकी जो रिहैब है वो कैसी होनी चाहिए और आप अपनी जो ऑक्यूपेशन थी वो कैसे दोबारा से जो है वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोविड हुआ, पॉजिटिव हुआ, वो आइसोलेशन में रहे, बहुत ज़्यादा उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि एक खौफ है, एक पूरे माशरे में, पूरी दुनिया में खौफ है कोविड के हवाले से, तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी जो एंजाइटी एंड डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अब इस हवाले से मैं नाजरीन को भी ये बात बताऊँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोरोना इफ़ेक्ट हुआ है और आप जो एक्टिविटीज़ पहले कर सकते थे, आप वो अगर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अगर आप अभी तक अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं गए हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास नहीं गए हैं, और जो आप एक्टिविटीज़ पहले कर पा रहे थे, तो आप जीपी को इन्फॉर्म करें। अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं तो जीपी उसके लिए कोई ट्रीटमेंट, और स्पेशली उनसे आप रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट, कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट का पूछ सकते हैं, ताकि वो फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास आएगा। अगर आपको रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम हो रहा है तो हफिंग एंड कफिंग एक एक्सरसाइज होती है, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, ताकि आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा वो आपकी टॉलरेंस चेक कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जिनको अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको चाहिए कि मैं तमाम अपने सुनने वालों को मशवरा दूंगा कि पल्स ऑक्सीमीटर ले लें, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो किस लेवल की है। और उनको डेफिनेटली एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के ज़रिए से, कि जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो सके, उनकी मसल की स्ट्रेंथनिंग हो सके, जो कि वीक हुई है उस दौरान जब वो कोरोना का शिकार थे। बहुत शुक्रिया। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आपने इशारा किया कि एंजाइटी और डिप्रेशन, चूँकि कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन रहा तो सोशल आइसोलेशन रही है। इंसान की एक नेचर है कि वो बात कर रहा होता है और वो लोगों से मिलता है या वो आउटिंग करता है, तो वो अपनी जो एंजाइटी है उसको डिफ्यूज़ करता है। लेकिन ऑब्वियसली ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन और चूँकि पेंडेमिक की ये रिक्वायरमेंट थी कि आपको आइसोलेशन में रहना है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन की जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये सिर्फ यहाँ एक यंग तबके को नहीं, बल्कि एक एल्डरली जो पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा सीवियर पेंडेमिक की वजह से हुई है। उसकी बड़ी वजह जो हम ये समझते ही हैं कि चूँकि यहाँ हम साउथ एशियन बैकग्राउंड से हैं, तो सोशल फैमिली का एक स्ट्रक्चर है, उसमें लोग रह रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो उस तरह की फैमिली सपोर्ट भी नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ही स्टेट सपोर्ट्स होती है। तो उसमें हम क्या अब चीज़ें कर सकते हैं? जो मैं अभी तक देख पाया हूँ कि कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं NHS के हवाले से ही जो आपको वीडियो कंसल्टेशन देते हैं, और ऑलमोस्ट UK में ऐसा है कि वो आपको वीडियो कंसल्टेशन देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपसे बातचीत करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो उस वक्त बता रहे होते हैं वीडियो पर। फिजियोथेरेपिस्ट आपको आपके चलने के हवाले से बात कर रहे होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको मसल के जो स्ट्रेंथनिंग है वो बातें बता रहे होते हैं। तो आप फिजिकली वहाँ मौजूद नहीं होते, लेकिन वर्चुअली आपको वो देख के बात की जा सकती है। तो हमारा यहाँ बात बताने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि आप अलोन नहीं हैं। अगर आप अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और इस तरह की किसी भी कंडीशन से आप जो है वो सफ़र हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आइसोलेशन में रहने के बजाय आप अपने GP से रब्ता करें, आप फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें। और सेल्फ रेफरल के तरीके हैं। अगर आप इंटरनेट तक रसाई उस तरह से मौजूद नहीं है फॉर इंस्टेंस, तो आप डायरेक्ट कॉल करके और 111 पे रब्ता करके उनसे भी जो है वो मालूमात ले सकते हैं। चूँकि एंजाइटी और डिप्रेशन जब बढ़ेगा, देखें तो स्लीप डिप्रिवेशन आ जाएगी। स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से आपकी जो हेल्थ है वो मज़ीद डिटोरिएट होगी, इसका बहुत क्लोजली लिंक है। फिर उसी की वजह से आप फटीग की भी शिकार हो जाएंगे। बहुत सारी मिथ भी है ना राजा साहब के,
इंसान को जब कोरोना होता है तो इंसान समझता है कि ये बस ऐसी चीज़ हो गई जैसे खुदा न खास्ता कोई कैंसर हो जाता है, जो इंसान बस उससे लड़ रहा होता है और उसके जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, या इस तरह की कोई। तो कोरोना जो है ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेरी आया है, कुछ अरसे उसने कुछ लंग्स को इफेक्ट किया, आपके जिस्म के मसल्स को इफेक्ट किया, उसके बाद वो चला गया। लेकिन अगर आपको खांसी हो रही है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खांसी होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोरोना चला गया हो, थोड़ा सा लंग्स को डैमेज करके गया, जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही है और वो आपको कफ कर रहा है। या फॉर एग्जांपल आपको चलने में मुश्किल हो रही है, आपके मसल्स वीक, क्योंकि आप लेटे रहे हैं, आपने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बॉडी में नहीं मिला ऑक्सीजन, उसकी वजह से आपका वीक हो गया। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने जीपी से रब्ता करें। जीपी को अपने आप, अगर लंग्स, अगर आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का शिकार हो रहे हैं, आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस हवाले से आप उसको जीपी को बताएं। आपको चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल अपना चेक कर सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज़ है। फिजियोथेरेपिस्ट का आप रेफ़र लें ताकि वो आपकी स्ट्रेंथनिंग करवा सके, आपको चलने में मुश्किल हो रही है, दुश्वारी हो रही है, और आपकी ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सके और आपको ब्रीदिंग की टेक्निक बता सके कि जिससे आपकी ब्रीदिंग इम्प्रूव हो सके। और उसके बाद इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है घर में काम करने में, टॉयलेट पर बैठने में, उठने में, तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रेफरल ले सकें। आपके स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीच में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट को रेफ़र करवा सकें। तो ये ज़रूरी है कि आप इससे परेशान ना हो कि अगर आप कोरोना का शिकार हुए हैं और उसके बाद रिकवर करने में आपको मुश्किल हो रही है, तो आप अपने उसको एक्सप्रेस करें, अपने जीपी को बताएं, और फिर जो मखसूस प्रोफेशन मैंने आपको बताएं उनकी रेफरल लें, ताकि आप उससे निकल सकें और आप अपनी बेस लाइन पर वापस आ सकें। हम ये बात कर रहे हैं आज के आपकी लंग इम्पेयर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ब्रीदिंग के इश्यूज आ सकते हैं, इसको देखने की जरूरत। दिस इज मोस्ट कॉमन। कोविड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होते हैं वो लंग्स ही होते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर दीगर चीज़ें इंसान की हो रही होती है, लेकिन समझता हूँ कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जी, उसमें ये भी है कि देखें, हम हमेशा, मैं कोशिश करता हूँ एडवाइस दूँ अपने जो पेशेंट्स आते हैं, वैसे ही अगर उनको ब्रीदिंग के इश्यूज चल रहे हैं तो, और आप स्मोकर थे, तो प्लीज़ कोशिश करें कि दिस इज़ द राइट टाइम टू क्विट योर स्मोकिंग। स्मोकिंग सेसेशन की एडवाइस मौजूद है, NHS इंग्लैंड की वेबसाइट पे भी नाइस की गाइडलाइंस मौजूद हैं, आपके जीपी आपको एडवाइस कर सकते हैं और प्रोफेशनल आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि इस टाइम को जो है वो अवेल करना है। कुछ चीज़ें और भी थी, मस्कुलर वीकनेस है जैसे, और जो डिलीमा है उसमें डिलीरियम है, सॉरी, इम्पेयर्ड स्वेलिंग, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, और स्पीच का इशू है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं। इस पर हम एक और चीज़ इसमें ऐड करते चले जाएं कि लोगों की जब जो टेस्ट जो है वो कम हुआ, यानी ऑब्वियसली कोविड का एक और भी साथ में सिम्टम थे वो कि टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया ज़ुबान का, तो खाने में भी ज़रा ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई हैं। तो अगर इस तरह की कोई इश्यूज़ हो रहे हैं तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट एक प्रोफेशन है जिससे आप ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि मसल्स वीकनेस इस वजह से भी हो सकती है कि आपकी इनफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है या आपका टेस्ट चला गया, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी है कि आप अपने जीपी से रब्ता करके, जो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि हम अपने नाज़रीन को, जो सुनने वाले हैं, एजुकेट कर पाएँ कि वो किस चीज़ की तरफ कर सकते हैं, किस मुश्किल के लिए कौन सी रेफरल कर सकते हैं। तो फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको खाने पीने में मुश्किल हो रही है, टेस्ट लॉस हो गया है, स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट का रेफर कर सकते हैं, ताकि वो आके आप सारे टेस्ट कर सकेंगे और बता सकेंगे इसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ और इसमें थे कि क्या पेशेंट्स अब NHS की तरफ, यानी आउट पेशेंट की तरफ जाना स्टार्ट हो गए हैं या जाना चाहिए है, या सिर्फ कम्युनिटी की तरफ? यही बड़ा सवाल पेशेंट करते हैं कि क्या हॉस्पिटल अब नॉर्मलिटी की तरफ आ रहे हैं, या हमें सिर्फ कम्युनिटी या वर्चुअल ही प्रोफेशनल्स जो है ना वो जवाब देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी हमारी जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, अगर वो उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं है, उनकी लैंग्वेज बैरियर्स हैं या और कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, तो आप फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि आप उर्दू में जो है वो इंटरप्रेटर लेके आप बात कर सकते हैं उस हवाले से कि आपको जो परेशानी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन अब आ रही हैं, जो स्लोली अब जो फेस टू फेस
प्रोफेशनल जो कंसल्टेंसी दिया करते थे वो रिज्यूम हो रही हैं, वो आ रही हैं वापस अपने टाइम पर अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ। तो अगर आपको इस तरह की किसी भी शिकायत वो है या आपके प्यारे किसी भी तरह से इस तरह सफ़र कर रहे हैं तो अफेक्ट हो रहे हैं तो आप उसमें जो है वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, वो जो है वो अगर आप स्टार्ट कर दें, जनरल मोबिलिटी को स्टार्ट करें। अगर कहीं बैलेंस का इशू चल रहा है तो कुछ बैलेंस की एक्सरसाइजेज हैं, कहीं अगर आपके लेग के मसल्स वीक हैं तो उनकी एक्सरसाइज मौजूद है। तो एक पूरा मैनेजमेंट प्लान मौजूद है। आपको सिर्फ कदम उठाना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको आगे बढ़ना है और इस जो अभी एक ड्रोना ख्वाब ही कह लें आप उसे, दुनिया में आया है उसको चैलेंज करके आपने उससे जीतना है। बहुत अच्छा मैसेज है जी। उसमें हमने अगर आज ये साल 1.5 साल जो गुजरा है, अगर उसमें कुछ लोग सफ़र हुए आइसोलेशन की वजह से, सोशल प्रॉब्लम्स रही हैं, हेल्थ की इश्यूज रहे हैं, अगर वो उसे प्रोलॉन्ग करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। मैं डेली रूटीन में देखा है मैंने पेशेंट्स, यंग पेशेंट थे, अगर वो रेस्टोरेंट के प्रोफेशन से वाबस्ता थे या हॉस्पिटैलिटी में थे या वो टैक्सी या इस तरह की कोई जॉब कर रहे थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई तो उसकी वजह से वो एक तो डिप्रेशन की तरफ चले गए, रिडेंडेंट हो गए और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उन्हें मज़ीद परेशान कर लिया। तो there are organizations, there are government sectors, आप बात कर सकते हैं और आपने जो है ना वो उनसे बात करके मशवरा लेना है, आपने वापस जो है वो नॉर्मलिटी की तरफ इंशाल्लाह आना है। इससे रिलेटेड बहुत एक अहम बात और भी मैं कहना चाहूँगा राजा साहब के, बहुत सारे कोरोना के पेशेंट जब वो वीक हो जाते हैं और कोरोना नेगेटिव आ गई है और खांसी भी नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने एक्सरसाइज की तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ख़राब हो जाएगा या दोबारा आ जाएगा या इस तरह की चीज़। तो नाजरीन के लिए यही एक मैसेज है कि जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की कि आप ये समझें कि बस वो थी, वो चला गया, आपने दोबारा से अपने आप को डेवलप करना है, अपने प्रोग्रेस करना है, स्ट्रेंथनिंग करनी है, वॉक करना शुरू करें। अगर आपको वॉक करने में मुश्किल हो रही है तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर ले लें जो 15-20 पाउंड का 10 पाउंड का आपको शॉप से मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, ताकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ड्रॉप हो रहा है ऑक्सीजन लेवल या नहीं ड्रॉप हो रहा है। थोड़ी सी वॉक करें, फिर बैठ जाएं, फिर जब वो नॉर्मल आ जाए तो फिर वॉक करना शुरू कर दें। ये मैं फिर हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 95 से लेकर 99 और 100% तक ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए, जिसको ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप वॉक नहीं करेंगे, अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खड़े बैठने की एक्सरसाइज कर लें, अगर कुछ और नहीं कर सकते तो बैठक कर लें, 10 दफ़ा बैठक कर लें, देखें किस तरह आपको, ये आपके कोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। घर के अंदर 10 राउंड कर लें, ये आपकी स्ट्रेंथिंग करेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे सुनने वाले नाजरीन के लिए कि अगर आप कोरोना का शिकार हो गए तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपको खांसी भी नहीं हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नॉर्मली नहीं हो रही है, लेकिन जब आप चलते हैं तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। उसकी मैंने आपको पहली वजह बताई कि लंग्स थोड़े से इफेक्ट हुए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी टॉलरेंस आपकी बढ़ेगी, जब टॉलरेंस बढ़ेगी तो आप अपनी बेस लाइन पर आ सकेंगे। तो आपको चाहिए या तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की रेफरल ले लें, खुद से भी रेफ़र कर सकते हैं अपने आप को, जीपी को भी बोल सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप घर के अंदर खुद से एक्सरसाइज करें, सुबह और शाम 2 टाइम एक्सरसाइज करें और आप अपना प्लान करें कि मैं 2 महीने के अंदर जो चीज़ मैं पहले कर पाता था जितनी एक्सरसाइज, वो अब मैं दोबारा करना शुरू करूँगा। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इससे घबराएं नहीं कि मुझे कोरोना हुआ है तो मैं बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल आप नॉर्मल बेस लाइन पर जा सकते हैं वापस, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको अपना आपका एक प्लान बनाना पड़ेगा मोटिवेशन का, और आपको खुद से एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी और फिजियोथेरेपिस्ट से एडवाइस के साथ। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोग्राम मैं कोशिश करूँगा कि वैक्सीनेशन के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से भी पेशेंट गलतफहमियाँ भी हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं, लेकिन बहुत सारी रियलिटीज़ भी हैं। देखें, मैं वैक्सीनेशन के बाद पेशेंट्स को देखा, उसमें स्वेलिंग
और दर्द का अंसर वहाँ ये एक क्या आप कहेंगे कि आउटकम है उसका, ये एक साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीनेशन का। लेकिन पेशेंट ऐसे भी आए कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है वो कोई 10 हफ्ते पहले और 12 हफ्ते पहले, 3 महीने पहले, लेकिन अभी भी जो है वो दर्द हो रहा है और उसमें जो है वो दर्द जो शोल्डर उठाने में अब बिल्कुल रुक गया। तो देखें, उसमें मेरी अपनी जो एनालिसिस थी वो ये थी कि एक फियर का अंसर था, उसकी वजह से उन्होंने बाजू उठाना कम कर दिया, हाथ को शोल्डर को उठाना कम किया और वो वहाँ पर जो है वो एडिसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर की जो है ना वो बनना शुरू हो गया। तो अगर ऐसा हो कि आपका दर्द या स्वेलिंग या वहाँ पर कोई लंप बन गया है जो कि वो मुस्तकिल तौर पर है और 3-4 दिन से ज़्यादा रह रहा है, तो भी आप अपने जो है ना वो मॉलिज से, जीपी है, फिजियो है, 111 है, इस पर रब्ता करें। बिल्कुल आप मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और उसका प्रूफ एक ही है कि मैंने तो कम से कम दोनों वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, आपने भी यकीन करवा लिए तो हम अपने नाज़रीन के लिए बता सकते हैं कि अगर आपके अंदर खौफ है और इस हवाले से कि क्या होगा, तो अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई ऐसी चीज़ होती तो मैं अपने नहीं लगवाता, वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाते, दोनों लगा लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट भी किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी, उसमें बस एक फियर का अंसर है शायद कि आप चूंकि एक पेंडेमिक आया, एकदम से एक वेव आई है और लोगों के लिए बहुत नई चीज़ थी और उससे इंसानी एक दूसरी बात राजा अली ये भी है ना कि अगर आप टेटनस की वैक्सीनेशन करवाते हैं या किसी और चीज़ की वैक्सीनेशन, और उसका साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना, हर इंसान की बॉडी चेंज है, हर इंसान के ब्लड चेंज है। अगर छोटे मोटा कोई साइड इफेक्ट्स हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपको 1-2 दिन तक चक्कर आए, इस तरह की कोई चीज़, तो हो सकता है कि साइड इफेक्ट हो। लेकिन ओवरऑल अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन, और तो मैं आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला कि अपने नाज़रीन को कहेंगे कि वैक्सीनेशन करानी चाहिए और लाजमी करवाएं। कुछ नहीं है ऐसा, खुदा ना खास्ता कि उसमें मुख्तलिफ मिथ चल रही कि इतने साल जिएंगे और इतने साल ज़िंदा रह सकेंगे और सारी चीज़ें, इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैंने भी वैक्सीनेशन करवा ली है, दोनों इंजेक्शन करवा लिए हैं, आपने भी करवा लिए हैं, और जितने भी मैं जीपीस को जानता हूँ सब ने वैक्सीनेशन करवा लिया। एक कॉलर है हमारे साथ, हम कॉल ले लेते हैं, उसको मज़ीद बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना ये है कि जो पल्स हाई हो जाती है, इसका कोई क्या इलाज क्या है? यानी मेरी पल्स जो थी वो 27 को मैं गया था हॉस्पिटल, वो हो गई थी 153, 154। तो वहाँ रहा तो उन्होंने मुझे वो ये टैबलेट दी है बिसोप्रोलोल। जी बाइसोप्रोलोल, जी बिल्कुल जी। तो अच्छा, वो मैंने 4 दिन खाई तो वो कंट्रोल हो गया। तो आज फिर मुझे ना थोड़ा कोई फीलिंग हुई। आपको कोई लंग्स का प्रॉब्लम है क्या वैसे, या हार्ट का प्रॉब्लम या लंग्स का कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, उन्होंने चेस्ट को अपना चेक किया। नहीं, आप कोई गोलियां लेते हैं, कोई आप हार्ट की कोई गोलियां लेते हैं या फिर? नहीं, कुछ नहीं, ब्रीदिंग के लिए कोई गोलियां नहीं लेते? चेस्ट किया, चेस्ट ठीक है, ब्लड ठीक है सब। आपको एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं है? जी, एंजाइटी डिप्रेशन से तो सफर नहीं कर रहे हैं आप? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मुझे गैस की प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल में जो गैस होती है ना, गुड़ पेट में गुड़ होती है, ये तो इसका मेरे ख्याल हो सकता है शायद इससे हो। अच्छा, देखें, 1-2 चीज़ें हैं उसमें। हम क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जा रहा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो एज बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई और अंडरलाइन कंडीशन है, ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ चल रहे हैं, या आपकी कोई पहले से ब्रीदिंग के कोई इश्यूज़ हैं, या इसके अलावा हार्ट कंडीशन कोई फैमिली में है, स्मोकर हैं, ओवरवेट हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत एक्टिव नहीं है, तो आपको देखने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस पर हम मज़ीद इंशाल्लाह किसी वक्त बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बहुत अफेक्ट करती है हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, शुगर को। और ये मैं अपना ज़ाती तजज़िये से एक बात बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली 45 के बाद हमारी जो कम्युनिटी, स्पेशली एशियन कम्युनिटी है, वो मज़ीद डिक्लाइन की तरफ जाती है और उनकी डायबिटीज़ होना ये एक बहुत ही अमूमी सा मसला है, और एक ब्लड प्रेशर होना अमूमी सा मसला है। इसको देखने की ज़रूरत है। ज़िंदगी की दौड़ में एक्सरसाइज को
जिस तरह खाने को टाइम देते हैं, नमाज को टाइम देते हैं, सोने को टाइम देते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज को भी टाइम दे दें, ताकि वो आफ्टर द एज ऑफ सर्टन एज, हम जब मुसलसल काम कर रहे होते हैं और एंग्जाइटी में रहते हैं कि काम ने ख़त्म तो होना ही नहीं है, लेकिन चीज़ों को हम जो है वो अगर साथ लेके चल रहे होते हैं, यानी बीमारियों को मज़ीद बढ़ा रहे होते हैं, इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। हाँ, हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। हम चाहेंगे कि इसको समराइज़ कर दें। आज के जो प्रोग्राम की जो चीदा चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आज, उसमें यह है कि कोविड-19 जो कोरोना था वो अभी अनफॉर्चुनेटली अभी भी चल रहा है, उसमें उसके इफ़ेक्ट्स जो है अभी भी नज़र आ रहे हैं, अभी भी जो है वो लोग उससे सफ़र हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया राशिद खान जो आपने हमें टाइम दिया। हम इंशाल्लाह मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह फ्यूचर में हाज़िर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का ये प्रोग्राम जो इस्लाम चैनल उर्दू पर हम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, हमेशा की तरह वक्त की किल्लत की वजह से बहुत सारे जो ज़ाविये हैं उनको देखा नहीं जा सका या उस पर बात नहीं की जा सकी, लेकिन आप अपने सवालों से हमें आगाह कर सकते हैं। फ़ेसबुक पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। आप हमें जो है वो स्टूडियो में फ़ोन करके सवालात छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर इस पर जो है वो जो कॉन्टेम्प्रेरी रिसर्च हो, जो लेटेस्ट रिसर्च आई हो, उसको लेके आपको जवाब दें। हमारा ये प्रोग्राम मालूमाती होता है और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।